वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इसके पार्ट 1 को और 2 को। तो चलते हैं पहले पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी का स्टार्ट होता है एक भागते हुए लड़के से, जो कि बर्फीले पहाड़ों में किसी से बचकर बहुत तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन अनलकीली वो और ज्यादा नहीं भाग पाता, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। लेकिन तभी कोई वहाँ पर आकर उसे जिंदा ही बर्फ में दफन कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उस बच्चे के पेरेंट्स पर आता है, जो एक इंटरव्यू में अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो खेलने गया था, लेकिन उसके बाद वो कभी भी वापस घर नहीं आया। इट्स मीन उन्हें आज तक ये बात पता नहीं चल पाई कि आखिर उनके बेटे के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन फिर इस हादसे के बाद उस जगह से बहुत सारी मिसिंग रिपोर्ट्स आने लगती हैं। बहुत ही कम टाइम में 50 से लेकर 100 तक लोग गायब हो रहे थे, लेकिन अभी तक लोगों का गायब होना सिर्फ एक मिस्ट्री बना हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक गाड़ी को एक रोड पर जाता हुआ देखते हैं। उस गाड़ी में 5 लोग थे जो आपस में फ्रेंड्स थे। उनमें एक लड़की का नाम तो जेनी होता है और दूसरी का नाम इनगुन होता है। ये सभी फ्रेंड्स स्केटिंग के लिए जा रहे थे। अब क्योंकि इस बार उन्हें स्केटिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं मिला था, इसीलिए वो इस बार एक ऐसी जगह पर आए थे जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। साथ साथ वो जगह काफी सुनसान भी थी। वो सब लोग वहाँ पर स्केटिंग करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक स्केटिंग करते हुए उनकी एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पाँव की हड्डी में काफी गहरी चोट आती है, जिसे किसी ट्रीटमेंट के बगैर ठीक करना इम्पॉसिबल था। लेकिन अब रात होने वाली थी और उनकी गाड़ी भी काफी दूर थी। तभी जेनी को वहाँ पर एक घर दिखता है और पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि असल में ये एक होटल है, लेकिन वो दरवाजा अंदर से लॉक था। इसीलिए जेनी का फ्रेंड विंडो का ग्लास तोड़कर अंदर जाता है और फिर दरवाजा खोलकर उन सभी को अंदर बुला लेता है। अंदर जाकर वो सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढते हैं ताकि वो अपने इंजर्ड फ्रेंड का ट्रीटमेंट कर सके, लेकिन उन्हें वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स तो नहीं मिलता, मगर बहुत सारी वाइन मिल जाती है। इसीलिए जेनी उसकी चोट को साफ करती है और फिर वहाँ से मिले ग्लू की मदद से उसे चिपका देती है। साथ साथ वो उसे एक पेन किलर भी दे देती है, जिससे वो काफी बेटर फील करता है। अब क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए वो लाइट ऑन करने के लिए जनरेटर रूम में जाते हैं, लेकिन जेनी अपने इंजर्ड फ्रेंड के पास ही रुकती है, जहाँ वो दोनों लैंटर्न की रोशनी में बातें कर रहे होते हैं और अपनी स्कूल लाइफ को मिस कर रहे होते हैं। तभी होटल का मेन डोर अपने आप ही खुल जाता है और जब जेनी वहाँ पर चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसीलिए वो सोचती है कि शायद ये हवा की वजह से ही खुल गया होगा, लेकिन तभी हम सामने से किसी अननोन पर्सन को गुजरते हुए देखते हैं। उधर जेनी के फ्रेंड को जनरेटर मिल जाता है और वो उसे ऑन भी कर देता है। इसीलिए बिनगुन और उसका फ्रेंड इस होटल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें एक जला हुआ रूम भी मिलता है, जिसकी दीवार पर किसी इंसान की स्किन भी चिपकी हुई थी। तब ये देखकर वो दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि होटल में लाइट आ जाती है, इसीलिए म्यूजिक भी ऑन हो जाता है। तभी जेनी को उस होटल की एक डायरी मिलती है, जिस पर लिखा हुआ था कि लास्ट एंट्री 1975 की है और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि उम्मीद मत खोएं, आपको आपका बेटा जरूर मिल जाएगा। उसी के अंदर एक पिक्चर भी होती है, एक फैमिली की पिक्चर। ये वही फैमिली होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी वो बच्चा जो बर्फ में भाग रहा था और उसके पेरेंट्स। होटल की हर एक चीज काफी पुरानी होती है, लेकिन उनमें से कोई भी इस चीज को नोटिस नहीं करता, बल्कि वो तो अपने ही एंजॉयमेंट में लगे होते हैं। इसी बीच हम कोई अजीब सी आवाज को भी नोटिस करते हैं, लेकिन वो लोग इसे भी इग्नोर कर देते हैं। अब क्योंकि सोने का टाइम हो गया था, इसीलिए जेनी और उसका फ्रेंड अपने इंजर्ड फ्रेंड के पास ही रुकते हैं, लेकिन इनगुन और उसका फ्रेंड सोने के लिए एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। लेकिन आधी रात को उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसीलिए इनगुन का फ्रेंड उससे नाराज होकर उस रूम से निकलकर लिविंग रूम में आ जाता है और हाई वॉल्यूम म्यूजिक में ड्रिंक करने लगता है। इसके बाद जब इनगुन रूम में अकेली होती है तो उसे वहाँ पर किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है, इसीलिए वो भी अपने फ्रेंड्स के पास जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाती, कोई पीछे से आकर एक एक्स से उस पर अटैक कर देता है और उसे अंदर खींच लेता है। वो अननोन पर्सन इनगुन को काफी इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी चिल्लाती भी है, लेकिन हाई वॉल्यूम म्यूजिक की वजह से कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अब इनगुन किसी तरह उसे बचते हुए एक दूसरी जगह पर आ जाती है। तभी वो आदमी एक बार फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो सामने बैठे अपने फ्रेंड को कुछ कह पाती, वो किलर उसे जान से मार डालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इनगुन का फ्रेंड उसके लिए नाश्ता लेकर उसके डोर पर जाता है, लेकिन उसके बहुत कहने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए वो उसका नाश्ता वहीं पर रखकर चला जाता है। फिर जेनी का फ्रेंड स्केटिंग करने के लिए बाहर जाता है और वो वहाँ पर खून के कुछ निशान देखता है, इसीलिए अब वो निशानों को फॉलो करते हुए आगे
आगे बढ़ता है और तभी सामने उसे इनगुन की डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत काफी खराब थी और वो बर्फ की वजह से फ्रीज हो चुकी थी। तभी देखकर जेनी का फ्रेंड काफी डर जाता है, लेकिन तभी हम उसके पीछे उसी आदमी को देखते हैं जिसने इनगुन को मारा होता है और वो अपनी एक्स से जेनी के फ्रेंड पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अब क्योंकि होटल की लाइट्स बंद होने लगी थी, इसीलिए जेनी और इनगुन का फ्रेंड चेक करने के लिए जनरेटर रूम में जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उसका तो फ्यूल खत्म हो चुका है। उन्हें वहाँ पर थोड़ा सा फ्यूल मिल भी जाता है, लेकिन इससे उसका काम चलने वाला नहीं था। इसीलिए अब वो लोग फ्यूल ढूंढने के लिए बाकी रूम्स को चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक सीक्रेट डोर मिलता है। तब उस दरवाजे को खोलने पर वो काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंसानों की जरूरत का सारा सामान मौजूद था। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज वहाँ पर अवेलेबल थी। उसी रूम में उन्हें एक और दरवाजा मिलता है, जिसे खोलने पर उन्हें वहाँ पर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। रूम की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे रिसेंटली यहाँ पर कोई रहता हो। उन्हें वहाँ पर एक पेपर कट भी मिलता है, जिस पर छपी न्यूज से उन्हें पता चल जाता है कि ये होटल उसी फैमिली का है जिनका बच्चा 1975 में मिसिंग हो गया था और तब से लेकर ये होटल अब तक बंद है। इट्स मीन इस होटल को बंद हुए तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, लेकिन उस रूम का सारा सामान अभी तक फ्रेश था, यानी वो चीजें किसी के यूज में हो। वहाँ पर उन दोनों को काफी सारी हंटिंग वेपन्स भी दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी घबरा जाते हैं। इसीलिए जेनी इनगुन के फ्रेंड को भेजती है अपने इंजर्ड फ्रेंड को यहाँ पर लाने के लिए और खुद वो जाती है इनगुन को लाने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी तक वो रूम में ही है। और जब इनगुन का फ्रेंड लिविंग रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसका इंजर्ड फ्रेंड वहाँ से गायब है। साथ साथ उसे एक दरवाजे के पीछे से बहुत सारा खून भी दिखता है और जब वो उस दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर उनका इंजर्ड फ्रेंड होता है, जो बिल्कुल सेफ था, सही सलामत था, क्योंकि असल में वो कोई खून नहीं था बल्कि वो एक फूड आइटम था जो कि उनके इंजर्ड फ्रेंड से वहाँ पर गिर गया था। अब जेनी काफी देर तक दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन उसे आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इसीलिए अब वो दरवाजे को धक्का देकर खोलती है, क्योंकि वो दरवाजा अब लॉक नहीं था। उस रूम के हालात देखकर जेनी बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर खून ही खून था। वो फौरन जाकर अपने फ्रेंड्स को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। तब वो लोग समझ जाते हैं कि ये काम सीक्रेट रूम में रहने वाले उस आदमी का ही है। अभी वो लोग इनगुन और जेनी के फ्रेंड के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से मेन डोर खुलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो फौरन छुप जाते हैं। वो लोग अब समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर फंस गए हैं और अगर वो यहाँ पर रुके तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जेनी कहती है कि हमें इनगुन और अपने फ्रेंड को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जेनी अभी नहीं जानती थी कि उनके फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ है। इसके बाद जब इनगुन का फ्रेंड उस रूम से बाहर निकलता है तभी वो आदमी अपनी ग्रीविल एक्स से उस पर भी अटैक कर देता है, लेकिन इनगुन का फ्रेंड किसी तरह बचते हुए दोबारा से उसी रूम में अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है और वो कहता है कि अब हमें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि वो किलर कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। लेकिन जेनी अपने फ्रेंड्स को लिए बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं थी, इसीलिए इनगुन का फ्रेंड अकेला ही विंडो से कूदकर सामने वाले केबिन की तरफ भागने लगता है, लेकिन वहाँ पर लगी बियर ट्रैप में उसका पाँव फंस जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगता है और तभी वो किलर वहाँ पर आकर उसे फौरन ही मार देता है। अब ये सब देखकर जेनी भी वहाँ पर रुककर मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए जेनी अपने इंजर्ड फ्रेंड को एक स्टोर रूम में छोड़कर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढती है। यहाँ पर वो इंजर्ड फ्रेंड जेनी को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जेनी उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन वो अपने इंजर्ड फ्रेंड को बचाने की अभी भी कोशिश करती है। इसीलिए वो बाहर जाती है और जब वो मेन डोर तक पहुँचती है तो उसे वो किलर दिखता है जो इनगुन के फ्रेंड के डेड बॉडी को अंदर लेकर आ रहा था। तब इस चीज का फायदा उठाकर जेनी उसके सीक्रेट रूम तक जाती है, जहाँ उसे टॉर्च और एक गन मिल जाती है। तब उस गन को लोड करके जेनी अपने इंजर्ड फ्रेंड के पास जाती है। इसके बाद वो उसे लेकर जनरेटर रूम में आती है। वो अपने इंजर्ड फ्रेंड को टॉर्च देकर वहीं पर बिठा देती है, ताकि वो किलर उसे देखकर उनके बनाए हुए ट्रैप में फंस जाए। इसके बाद जेनी एक रूम में जाती है जहाँ उसे अपने फ्रेंड्स की डेड बॉडीज मिलती हैं, लेकिन उनमें से जेनी का फ्रेंड अभी भी जिंदा था। जेनी उसे बाहर लाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो चलने के काबिल नहीं था, इसीलिए वो उसे चुपचाप वहीं पर लेटे रहने के लिए कहती है। और तभी जेनी का इंजर्ड फ्रेंड कहता है कि वो किलर हमारी तरफ आ रहा है। असल में जेनी उसे रूम में बंद करना चाहती थी और प्लान के अकॉर्डिंग वो रूम में बंद हो भी जाता है, लेकिन उस रूम में जेनी का फ्रेंड भी है और वो जिंदा भी है। इसीलिए जेनी गन सामने करके उस डोर को ओपन करती है, लेकिन वो किलर जेनी के फ्रेंड को किसी ढाल की तरह यूज कर रहा था। और अब मुसीबत की बात तो ये थी कि उनके पास गोली भी सिर्फ एक ही थी और अगर निशाना छूट गया तो उनकी मौत कंफर्म है। लेकिन जब जेनी शूट करती है तो उसका इंजर्ड फ्रेंड उसे धक्का दे देता है ताकि गोली जेनी के फ्रेंड को ना लगे, लेकिन गोली चलने की वजह से वो किलर जेनी के फ्रेंड को मार डालता है। अब ये देखकर जेनी का इंजर्ड फ्रेंड उसे वहाँ से भगा देता है और खुद वो उस किलर पर खाली बंदूक ताने खड़ा होता है, लेकिन वो किलर जानता था कि वो गन खाली
जाती है। इसीलिए वो एकदम से जेनी की इंजर्ड फ्रेंड को भी मार डालता है। बाहर जेनी स्केटिंग बोर्ड की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अंधेरा काफी होने की वजह से वो वहाँ से नहीं भाग पाती, जिसकी वजह से वो किलर उस पर भी अटैक कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जेनी अभी जिंदा है और वो किलर उन सबको मरा हुआ समझकर खींचते हुए कहीं पर ले जा रहा था। तभी जेनी देखती है कि आगे काफी गहरा पिट है, जिसमें एक एक करके वो किलर उन डेड बॉडीज को फेंकने लगता है। तभी जेनी को वहाँ पर एक नाइफ दिखता है, जिसे लेकर वो उस किलर पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किलर उसे अपनी ग्रीविल एक्स से मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी जेनी उस किलर के सन ग्लासेस को निकाल देती है और वो उसका फेस देख लेती है और उसे पहचान लेती है। असल में वो किलर कोई और नहीं बल्कि उस होटल के मालिक का बेटा था, यानी जो कई सालों पहले अचानक गायब हो गया था। अब क्योंकि उसकी आंख पर एक बर्थ मार्क था, इसीलिए जेनी ने उसे आसानी से पहचान लिया। अब जेनी मौके का फायदा उठाकर उसे भी पिट में गिरा देती है और किलर के गिरते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उस लड़के के बर्थ मार्क की वजह से हर कोई उसे बुली करता था, हर कोई उसे परेशान करता था। इसी वजह से उसकी पेरेंट्स को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। और जो सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, यानी वो बच्चा जिनसे बचकर भाग रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स थे, जो अपने बेटे को वहीं पर दफना देते हैं। लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है और तभी से वो सब लोगों को मार कर अपना बदला ले रहा है। यहाँ पर वो किलर मर जाता है और जेनी जिंदा बच जाती है और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगी इसके पार्ट 2 को। पार्ट 2 के स्टार्ट में हम उन्हीं सुनसान बर्फीले पहाड़ों को देखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जेनी नहीं होती। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जो कि इसी एरिया में बना हुआ है, यानी सुनसान बर्फीले पहाड़ों में। लेकिन बहुत जल्द ये हॉस्पिटल बंद भी होने वाला है, क्योंकि बर्फीले इलाके की वजह से यहाँ पर बहुत ही कम पेशेंट्स आते हैं। इस हॉस्पिटल में बस 2 डॉक्टर होते हैं, जिनमें फीमेल डॉक्टर का नाम कैमिला होता है, एक नर्स होती है और 2 पेशेंट्स, जिनमें एक छोटा बच्चा होता है। कैमिला का फ्रेंड इस बर्फीले इलाकों में मिसिंग लोगों की हेल्प करता है, इसीलिए वो अक्सर कैमिला से मिलने आ जाता है। आज जब वो कैमिला के साथ होता है तो उसे कॉल आती है, जिसके थ्रू उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के पास एक अनजान गाड़ी खड़ी हुई है। अब कैमिला का फ्रेंड जब वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिखता। फिर वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करता है। असल में ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि जेनी और उसके फ्रेंड्स की थी, जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर फंसी हुई है। अब वो वहाँ से वापस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी कोई अननोन पर्सन गाड़ी के सामने कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होता है। असल में ये कोई और नहीं बल्कि जेनी थी, जिसका इस सर्दी की वजह से काफी बुरा हाल था। तब कैमिला का फ्रेंड उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ पर जेनी का ट्रीटमेंट चलता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता अब वो रिकवर होने लगती है। और तभी पुलिस वहाँ पर आकर उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है। फिर उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो एक टीम के साथ उस पिट तक पहुँचते हैं, जहाँ पर उन डेड बॉडीज को देखकर वो लोग काफी शॉक्ड रह जाते हैं। इस मिशन को लीड करने वाले ऑफिसर कैमिला के फ्रेंड के साथ मिलकर इन डेड बॉडीज को इन्वेस्टिगेशन के लिए मॉर्ग में भिजवा देते हैं। इसके बाद वो सीनियर ऑफिसर अपने 2 ऑफिसर्स को उस मिस्टीरियस होटल की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं और जब वो ऑफिसर्स वहाँ पर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। उधर उन डेड बॉडीज की फोरेंसिक रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसमें उस किलर के बर्थ मार्क को देखकर सीनियर ऑफिसर को उस मिसिंग बच्चे का केस याद आ जाता है। इसीलिए वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है ताकि वो ये पता लगवा सके कि वो बच्चा किलर कैसे बना। उधर जेनी को उस किलर के बारे में नाइटमेयर्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली रिकवर नहीं हो पा रही थी। तभी कैमिला जेनी को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारी फ्रेंड्स की डेड बॉडीज हॉस्पिटल में लाई गई है, अगर तुम चाहो तो उन्हें देख सकती हो। और जब जेनी वहाँ पर जाकर अपनी फ्रेंड्स की डेड बॉडीज को देखती है तो वो पागल सी हो जाती है। उसे इतना गुस्सा आता है कि किलर की डेड बॉडी को मारने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उसे मेडिसिन देकर बेहोश कर देते हैं। और जब नर्स उन डेड बॉडीज के कपड़े उतार रही थी तो तभी अचानक से किलर की डेड बॉडी में मूवमेंट होने लगती है। इट्स मीन वो अभी मरा नहीं था बल्कि वो भी जिंदा था। इसीलिए डॉक्टर्स उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और फिर देखते ही देखते वो किलर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है वापस। इस दौरान जेनी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये हैवान फिर से जाग गया तो ये सबको मार डालेगा। लेकिन जेनी की ज्यादा शोर मचाने की वजह से पुलिस उसे बांध देती है। साथ साथ उस किलर को भी चैन से बांध दिया जाता है, क्योंकि अब उसे मर्डर केस में जेल भेजा जा रहा था। इसके बाद सभी लोग उस रूम से चले जाते हैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर वहीं पर ही रुक जाता है उस किलर पर नजर रखने
करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि उस पुलिस ऑफिसर को कुछ पता चल पाता, वो किलर एक नाइफ से उसका गला काट देता है और खुद वो चेन से फ्री होकर अपने अगले शिकार के लिए निकल जाता है। इसके बाद जब नर्स शावर लेकर बाहर आती है तो वो किलर पीछे से आकर एक फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर अटैक कर देता है और उसके फेस को बुरी तरह से क्रश कर देता है, जिसकी वजह से एक बड़े ही ब्रूटल तरीके से उसकी मौत हो जाती है। इन सबसे अनजान कैमिला और वो डॉक्टर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हॉस्पिटल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। इसीलिए वो मेल डॉक्टर कनेक्शन चेक करने के लिए जाता है और कैमिला पेशेंट्स को चेक करने के लिए चली जाती है। तब बीच में उसे उसी नर्स का एप्रन और बैग पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर कैमिला वॉशरूम के अंदर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन लाइट ना होने की वजह से वो स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। तभी जनरेटर के ऑन होने से वॉशरूम में लाइट आ जाती है और तब कैमिला को वहाँ पर उसी नर्स की डेड बॉडी दिख जाती है, जिसकी वजह से वो डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो एक लैब में जाकर अपने फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कैमिला का फ्रेंड कॉल पिक नहीं करता। इसीलिए कैमिला उसे वॉइस मैसेज करके वहाँ की सिचुएशन बताती है। इसके बाद जब वो डॉक्टर जनरेटर ऑन करता है तो वो एक बार फिर से ऑफ हो जाता है और जब वो डॉक्टर जनरेटर को ऑन करने के लिए फिर से वहाँ पर आता है तो हम उसके पीछे उसी किलर को देखते हैं, जो उस डॉक्टर की गर्दन को तोड़कर उसे फौरन ही मार देता है। उधर जेनी की आंख खुल जाती है, लेकिन वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है, जो कि असल में उसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट था। तब जेनी उसकी हेल्प से खुद को आजाद कर लेती है और अब जेनी को पता चल चुका था कि उस किलर ने लोगों को मारना, तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इसीलिए वो उस बच्चे को एक कबर्ड में छुपा देती है और खुद वो एक सिरिंज में पॉइजन भरकर उस किलर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। उधर कैमिला एक जगह पर छुपकर इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर रही होती है, लेकिन इससे पहले कि मोबाइल में रिंग होती उसे वहाँ पर वो किलर दिख जाता है, जो कि उसी की तरफ आ रहा था, लेकिन लकीली वो उसकी नजरों से बच जाती है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर एक रूम में जाती है जहाँ पर काफी अंधेरा था और तभी वहाँ अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है। असल में वो कोई और नहीं बल्कि जेनी थी, जो कि कैमिला को वो किलर समझकर उसकी गर्दन में वो इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन यहाँ पर भी लकीली कैमिला बच जाती है, क्योंकि अभी तक जेनी ने पॉइजन को इंजेक्ट नहीं किया था। लेकिन जल्दबाजी में कैमिला का मोबाइल टूट जाता है। इसका मतलब ये था कि अब वो लोग बाहर से कोई भी हेल्प नहीं बुला सकते थे। जेनी कहती है कि हमें अपने पेशेंट्स को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन कैमिला उस डॉक्टर को लिए बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट की तरफ जाती है। इसके बाद जेनी उस बच्चे को लेने के लिए जाती है, लेकिन वो बच्चा वहाँ से गायब होता है और जब कैमिला वहाँ पर होती है तो उसे उस किलर के चलने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो फौरन वहाँ पर छुप जाती है। लेकिन तभी वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है और कैमिला पर अटैक कर देता है। लेकिन इसी दौरान जेनी वहाँ पर आ जाती है और वो कैमिला को बचाकर उसे रूम से बाहर ले आती है। इसके बाद वो किलर को उस रूम में बंद कर देती है। इसके बाद वो बच्चा भी वहाँ पर आ जाता है और अब वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ कैमिला का फ्रेंड और वो सीनियर ऑफिसर पहले से ही मौजूद होते हैं, जो कि असल में कैमिला के वॉइस मैसेज सुनकर वहाँ पर आए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सीनियर ऑफिसर इस केस पर डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसीलिए अब उसे पता चलता है कि उस बच्चे का गायब हो जाना ही होटल का सीक्रेट नहीं है, बल्कि उससे पहले ही वहाँ पर बहुत सारे अजीब हादसे हो चुके थे। क्योंकि पार्ट 1 में हमने जो जला हुआ रूम देखा था, असल में वहाँ पर एक ऑफिसर रहा करता था, जो कि उस होटल की मिस्ट्री से पहले ही वहाँ पर रिसर्च कर रहा था। अब कोई भी नहीं चाहता था कि उस होटल का सीक्रेट रिवील हो, इसीलिए उस रूम में आग लगा दी गई। लेकिन किसी तरह से वो ऑफिसर जिंदा बच जाता है, जो कि वहाँ पर रहा करता था। और तब वो सीनियर ऑफिसर उस ऑफिसर से मिलकर उसे उस किलर के बारे में बताता है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किलर बचपन से ही काफी मिस्टीरियस है, इसीलिए तो वो हर बार बच जाता है। अब एक टीम उस पिट तक जाती है, जहाँ उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है और उन सबको उस किलर ने ही मारा था। अब कैमिला को ये लगता था कि हॉस्पिटल में वो मेल डॉक्टर और वो बूढ़ी औरत अभी तक सही सलामत और जिंदा है, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए कैमिला का फ्रेंड अपने 2 साथियों और सीनियर ऑफिसर के साथ अंदर जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत उन्हें बिल्कुल सही सलामत मिलती है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी वहाँ पर मिलती है, जिसे चेक करने के लिए एक दूसरा ऑफिसर उसके पास जाता है। ठीक उसी टाइम वो किलर एक वायर से उसे एक रूम में खींच लेता है और जब कैमिला का फ्रेंड उस रूम का दरवाजा खोलता है तो वो किलर कैमिला के फ्रेंड और उस सीनियर ऑफिसर को मार देता है। जब बाहर बैठे एक ऑफिसर को रेडियो पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो वो जेनी और कैमिला के साथ मिलकर अंदर जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी वो किलर गाड़ी पर अटैक करके कैमिला को बाहर खींच लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो एक्स से कैमिला को मारता, कैमिला का फ्रेंड वहाँ पर आकर उस किलर को शूट कर देता है, क्योंकि वो अभी तक जिंदा था, मरा नहीं था। लेकिन अब वो कैमिला की आंखों के सामने मर जाता है, जिसकी वजह से कैमिला काफी दुखी होकर रोने लगती है और तब जेनी उसे रिलैक्स करती है। इसी दौरान वो
वो किलर भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर जेनी डिसाइड करती है कि वो ही उस किलर को मारेगी, इसीलिए वो गन लेती है, स्केटिंग बोर्ड के जरिए उस होटल तक जाने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो किलर वहीं पर ही गया है। जेनी वहाँ पर रुककर उसका वेट करती है, लेकिन तभी जेनी को नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनी नींद से जागती है तो उसके पीछे वो किलर खड़ा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो गन चलाती वो किलर उसे पकड़ लेता है और अपनी एक्स से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी कोई पीछे से उस किलर पर गोली चला देता है। असल में वो कैमिला थी और अब किलर जेनी को छोड़कर कैमिला पर अटैक कर देता है। तब जेनी पीछे से उसी की एक्स उसी की तरफ फेंकती है, जिससे फाइनली अब वो किलर मर जाता है। वो उसे पूरी तरह मारने के लिए उसे शूट भी करती है और अब जेनी और कैमिला बच जाती है और यहीं पर इसका सेकंड पार्ट भी एंड हो जाता है।